डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। फर्स्ट चैप्टर हमने लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी कवर किया है ताकि हमारे जो बच्चे हैं नीट जेई वाले उनको कोई दिक्कत ना हो। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बहुत इजी चैप्टर है। अगर मैं आपको आसान भाषा में कहूँ तो काइनामेटिक्स जो क्लास 11th की न्यूटोनियन है वो यहीं से स्टार्ट होती है। और जो हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर बहुत बेसिक चैप्टर है। ये आपने क्लास 9th में आई थिंक उस चैप्टर का नाम मोशन मोशन है शायद, आपने वहाँ पढ़ा होगा। ठीक है, तो बहुत आसान है। चलिए शुरू करते हैं। इस सीरीज में आपको पता होगा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में मैं आपको एनसीईआरटी करवा रहा हूँ और इसकी जो सेकंड वीडियो है उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस किसके करा रहा हूँ? वो करा रहा हूँ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू, और अब हम एससीबी के भी कुछ ऑब्जेक्टिव उसमें इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम मैं आपको थ्योरी दे पाऊँ। तो ये चैप्टर बहुत ईजी है। इसको आपने पेन उठा लीजिए, कॉपी उठा लीजिए, नोट्स बना लीजिए। और अगर आप नोट्स नहीं भी बना रहे हैं, वैसे तो आपको बनाने चाहिए अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है, अदरवाइज़ आपको ये सब टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा जल्दी हो जाए क्योंकि मैंने 1 घंटे में चैप्टर करवाना है। तो कुछ चीज़ें मैं इसमें आपको पहले से हाईलाइटेड मिलेंगी जिससे हमारे पास आसानी होगी। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन सेकंड चैप्टर है। और ये जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, पहला टर्म इसमें क्या आता है? मोशन। ठीक है, तो अगर मैं बता दूं आपको बच्चों, जो मोशन और रेस्ट है ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, ये आपस में क्या है? रिलेटिव टर्म है। तो कब हम किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में कहेंगे, कब हम किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कहेंगे, ये सबसे पहले हमको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, मोशन इज चेंज इन पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल से समझाऊं, एग्जाम्पल मतलब आप ये कह सकते हैं, अगर हमारा ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर मीन्स जो ऑब्जर्व कर रहा है, आप मोशन में है या रेस्ट में है, और जो आपका जहाँ पर जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वो दोनों जो एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर वो एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं, तभी आप ये बात कह सकते हैं कि मोशन जो है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो मोशन है, अगर नहीं हो रही है तो रेस्ट है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप मान लीजिए गाड़ी में जा रहे हैं, आपका दोस्त आपको छोड़ने गया, तो आपका दोस्त और आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो वो आपको किस में देख रहा है? वो मोशन में देख रहा है। ठीक है, वही अगर गाड़ी में बगल में बैठे हुए जो आपके साथ जा रहे हैं, पापा या आपकी मम्मी, जो भी जा रहे हैं पेरेंट्स, उसके रिस्पेक्ट में आप में क्या है? रेस्ट में है। तो किसी भी गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर पोजीशन चेंज हो रही है तभी आप कह सकते हैं कि वो रेस्ट है। अब गाड़ी में बैठा हुआ बंदे का भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस वही है जो आपका है, तो इसलिए उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? कई बार हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। अगला इसमें हाईलाइटेड किया है कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या है। देखो, लीनियर आपको बता रहा है, लीनियर मतलब एक लाइन में। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में है तो कहीं कहीं पर उसको आप रेक्टिलिनियर मोशन भी कह सकते हैं। ठीक है, या आप इसको वन डायमेंशन भी कह सकते हैं। सेकंड देखिए, यहाँ पर हम एक वर्ड यूज करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस ऑब्जेक्ट का जो साइज है, यहाँ पर लिखा है, देखिए, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस इट मूव। जो इसका रेंज है मोशन का, या जो रेंज ऑफ मोशन है, उससे अगर आपका जो उसका साइज है बहुत छोटा है तो उसको हम ऑब्जेक्ट कह देंगे। जैसे आप मान लीजिए कार है और वो चल रही है, यहाँ से दिल्ली चल रही है आपके घर से, या 200 किलोमीटर चल रही है, तो उसका जो रेंज ऑफ मोशन है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, किससे? उसके साइज से। तो इसलिए हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे ट्रीट करेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे जो भी मैंने आपसे कहा काइनामेटिक्स, इसको काइनामेटिक्स ही क्यों कहते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे स्टडी करेंगे वे टू डिस्क्राइब मोशन विदाउट गोइंग इनटू द कॉज ऑफ मोशन। हमें कॉज नहीं जानना है, विदाउट नोइंग इट्स कॉज हम यहाँ पर डील करेंगे। मोशन हो गया और उसमें अप्लाई करेंगे बहुत सारे टर्म्स। तो अब आप कहेंगे सर कॉज कहाँ डिस्कस करेंगे? वो हम चैप्टर 5-4 जो आगे आएंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले ये 2 चैप्टर ऐसे हैं इसमें विदाउट कॉज इसको हम डिस्कस करेंगे। अब काइनामेटिक्स 1D में भी हो सकता है, 2D में भी हो सकता है, 3D में भी। अगर किसी भी पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए एक कोऑर्डिनेट की जरूरत है तो 1D मोशन हो जाएगा, जो कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। अगर 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत है, प्लेन की जरूरत है, जो कि अगला चैप्टर है, तो वहां पर 2D हो जाएगा। और अगर स्पेस में हम कोई बात करेंगे तो वो 3D मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात थी। इसके बाद इन्होंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। आपने बहुत बार ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी।
हम इसमें कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट की बात करेंगे। तो अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोलते हैं तो उन्होंने पाथ लेंथ को ऐसे कुछ समझा है एक एग्जाम्पल से, ठीक है। तो अगर आप ये देखें तो इन्होंने एक बोल्ड लाइन से लिखा है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड पाथ लेंथ। मतलब ये मान के चलो आप, जो भी डिस्टेंस, देखो इसमें कुछ है नहीं इस एनसीईआरटी में, अभी अगर इसकी मैं लाइन बाय लाइन करूँ, लेकिन इससे जो पॉइंट निकल के आएंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको, आप 9th से पढ़ के आए, अभी कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप अपने आप ही बता देंगे कि सर पाथ लेंथ किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रेवल करी गई क्या है, टोटल डिस्टेंस। आप यहाँ से स्कूल जाते हैं या अपने घर से स्कूल जाते हैं, तो जो भी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आप ट्रेवल कर रहे हैं वो क्या है, पाथ लेंथ है। क्लियर है। और पाथ लेंथ ही क्या है आपकी, पाथ लेंथ आपकी डिस्टेंस होगी। लेकिन बात करें डिस्प्लेसमेंट की, एक दूसरी क्वांटिटी है हमारे पास जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो थी टोटल पाथ लेंथ, और ये है चेंज इन पोजिशन। जैसे अभी इनिशियल पोजीशन जैसे आपकी x1 है, कुछ टाइम बाद x2 हो गई, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं, आप 5 किलोमीटर चल के आए, उसके बाद आप 10 किलोमीटर और चले गए, तो जो उसकी पोजीशन में डिफरेंस आएगा, कितना आएगा, 5 किलोमीटर का आएगा, वो क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो इन्होंने ये लिखा भी है कि ये डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप ये बात भी नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पर तो इन्होंने बहुत टिपिकल लैंग्वेज में लिखा है, जब ये बड़ा होगा ये बड़ा होगा। आप खुद ही सोचिए, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, जो डिस्टेंस है आपका वो हमेशा पॉजिटिव होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपकी वो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पर प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। हम आगे डिस्कस करेंगे कि कब प्लस होगी, कब माइनस होगी, कब जीरो होगी, ठीक है। तो ये आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। इसमें एक बात नोट करने की है जो आपके एनसीईआरटी के राइट साइड पेज में लिखी गई है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में भी, जैसे आजकल असर्शन एंड रीजन आ रहे हैं, तो ये लाइन उठा के डाल दी जाए कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। कह रहे हैं जो डिस्प्लेसमेंट है, कोई ऑब्जेक्ट 1D में मोशन कर रहा है, हो सकता है, हो सकता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के बराबर हो जाए, और नहीं भी हो सकता है। समझ रहे हैं, दोनों कंडीशन बन सकती हैं। इन दोनों को हम अभी डिस्कस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। इसी में एक लाइन लिखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कोर्स ऑफ मोशन में बी जीरो। अगर किसी भी आपका मोशन में या कोई भी एक मोशन जो हो रहा है उसमें अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो ये कह रहे हैं कि करस्पॉन्डिंग पाथ लेंथ तो कभी जीरो नहीं हो सकती ना। पाथ लेंथ एक्चुअल में कुछ तो कुछ ट्रेवल करके आया ही होगा ना। जैसे आप यहाँ से घर गए, अपने घर से स्कूल गए 2 किलोमीटर, स्कूल से वापस घर आ गए, ठीक है। तो आपका पाथ लेंथ कितना होगा, 2 और 2 4। तो पाथ लेंथ तो कभी हो ही नहीं सकता है नेगेटिव। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, देखो डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर फाइनल और इनिशियल दोनों सेम हो गए, 2 किलोमीटर गए 2 आए, तो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि आप डिस्टेंस ट्रेवल करके नहीं गए हैं। तो आप डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, पाथ लेंथ ट्रेवल करेंगे, लेकिन मे भी हो सकता है आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाए, ठीक है। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं कुछ कंसेप्ट मैप के द्वारा। तो अब हम एक बार माइंड मैप बना लेते हैं हल्का सा, जिससे आपके टॉपिक जल्दी रिवाइज हो जाए। सपोज आप ये मान के चलिए, अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो डिस्टेंस है आपकी वो क्या है, टोटल पाथ लेंथ। जो हमारी एक्चुअल पाथ लेंथ है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं, लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगी उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा जल्दी से इसको समझते हैं। मान लीजिए, आप ये मान लीजिए एक पॉइंट ए ये है, ठीक है, और एक पॉइंट बी ये है। बस आप इसको समझिएगा, आपके सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो ए से बी अगर आप चलते हैं, ए से बी अगर आप चलते हैं, तो जो आपकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपकी क्या हो गई, एक्चुअल पाथ लेंथ। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। एक्चुअल पाथ लेंथ जो है वो डिस्टेंस हो जाएगी, और जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारा वो होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। है तो ये भी पाथ लेंथ, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हमारी, या शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ भी कह सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ये कैसे कह रहे हैं आप ये देखिए बच्चों, जैसे मान लो आप अपने घर से स्कूल जाते हैं, ठीक है। ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है।
तो घर से स्कूल जाने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। आप वाया बस जा सकते हैं, अगर आपके पास स्कूटी है तो आप गली के रास्ते जा सकते हैं ऐसे, ठीक है। अगर आपको स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, अपने दोस्त के घर जाने का मन कर रहा है, तो पहले आप दोस्त के घर जाएं फिर जा सकते हैं। तो जो डिस्टेंस है वो किसी दो पॉइंट में कितनी भी वैल्यू हो सकती है। आप ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस किसी दो पॉइंट में अलग अलग हो सकती है, समझ रहे हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा हमेशा, और वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ। दो पॉइंट के बीच में एक ही शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है। और अगर आपको पोजीशन पता है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाइनल पोजीशन में से अगर आप इनिशियल पोजीशन को माइनस कर दिए जाए तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हैं, हम इसको एस से लिख रहा हूं। तो अगर आपको फाइनल पोजीशन पता है, इनिशियल पोजीशन पता है, आप माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो एक्चुअल पाथ लेंथ हो गई, ये क्या हो गई, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। एक और पॉइंट हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं, ये जो हमारा डिस्टेंस है ये मैनी वैल्यूड फंक्शन है। दो पॉइंट के बीच में एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है, जबकि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। ये सिंगल वैल्यू होगी किसी दो पॉइंट के बीच में। तीसरी बात, कोई डायरेक्शन इसकी फिक्स नहीं होगी तो स्केलर हो जाएगी, और यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ है तो ये वेक्टर होगा हमेशा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अभी हम 1D कर रहे हैं, मान लीजिए आपके यहाँ पोजीशन x1 y1 है, ये हम 2D में देखेंगे, और यहाँ पर आपकी x2 y2 हो गई। तो आप इसको 2D में जो डिस्प्लेसमेंट होगा आपका पोजीशन वेक्टर से निकालेंगे, x2 में से x1 हम माइनस कर देंगे, ठीक है। आई कैप यूनिट वेक्टर, हम सेकंड जो हमारा अभी थर्ड चैप्टर आएगा उसमें ये बात डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं जब दो कोऑर्डिनेट दिए हैं। अगर एक ही दिया है तो माइनस ही करना है, ठीक है। आगे आप ये भी देख सकते हैं, ये इसकी जो वैल्यू होगी बच्चों ये हमेशा पॉजिटिव होगी। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। डिपेंड क्या करता है, ये जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग हम डिपेंड करता है। अगर फाइनल पोजीशन आपकी इनिशियल से ज़्यादा है तो पॉजिटिव, अगर कम है तो नेगेटिव, और अगर दोनों एक ही जगह पे कोइंसाइड कर रही हैं तो जीरो। जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल लीजिए, ये पॉइंट ए है, ठीक है, और ये पॉइंट बी है। आपने यहाँ से और इसके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं 10 मीटर है, ठीक है। आप यहाँ गए, केस 1 हम डिस्कस कर रहे हैं, आप ए से बी गए और बी से फिर वापस ए पे आ गए। तो आपकी जो इनिशियल और फाइनल लोकेशन है, पोजीशन है, वो आपकी क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। तो कोइंसाइड करेगी तो हमारा डिस्टेंस तो 20 हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी होगी 20, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे केस, ये बड़ी कब होगी, जब आपकी फाइनल पोजीशन ज़्यादा होगी, जब इनिशियल कम होगी, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव कब होगी, जब इनिशियल पोजीशन आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ से यहाँ गए फिर वापस यहाँ से इस साइड चले गए, समझ रहे। तो ये आपका एक छोटा सा डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। कभी कभी वैसे तो 2D में हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन एक बात और पढ़ेंगे क्या, चलो उसको अभी मैं नोट्स आगे जब कवर कराऊंगा उस वहां पर देखेंगे। डिस्टेंस से हम एक नई क्वांटिटी को ड्राइव करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पीड। आपको यहीं से स्पीड को समझना है, और डिस्प्लेसमेंट से आप पढ़ेंगे वेलोसिटी, ठीक है। तो डिस्टेंस से हम जितने भी हमारे एग्जाम्पल हैं, जितने भी हमारे पैरामीटर हैं ये डिफरेंस वाले, वो सब इसमें आ जाएंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है जो स्पीड है, स्पीड की जो आपकी आम भाषा में बोल सकते हैं आप कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव। कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है, कितना फास्ट चल रहा है, उसको हम स्पीड से मेजर करते हैं। इसमें क्या कहेंगे, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसमें हम डायरेक्शन भी ले आएंगे, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं सर जो हमारा डिस्टेंस है वो स्पीड से रिलेट किया जा सकता है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेलोसिटी से रिलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एक फॉर्मूले भी बन जाएंगे। फॉर्मूले क्या बनेंगे, स्पीड इक्वल टू बन जाएगा डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम, और जो वेलोसिटी है ये बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर
टाइम। ये बहुत बेसिक 9th क्लास की बात है, आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है, ये भी स्केलर। ये आपकी वेक्टर है। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तो ये तीनों हो सकता है। और इस वेलोसिटी से ही हमारा एक नया पैरामीटर निकलता है, वो पैरामीटर है बच्चों एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो है रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होगा किसके रिस्पेक्ट में बच्चों? टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को हम बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ए से इसको लिखते हैं वेलोसिटी ओवर टाइम, और ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी। और यूनिट आपको पता ही है मीटर सेकेंड -2, इसके भी मीटर सेकेंड -1 है, इसके भी मीटर सेकेंड माइनस है, और ये दोनों को भी हम मीटर मीटर में मेजर करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो बेसिक सी बातें हैं ये आपको आनी चाहिए कि क्या हमारी डिस्टेंस होती है, क्या हमारी डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन होगा। अब हम एनसीईआरटी में ही आगे चलते हैं। तो एनसीईआरटी में हमें डायरेक्ट क्या लिखा है, देखो हमें ये लिख के दिया है बच्चों एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। देखिए अब मैं आपको 3 पैरामीटर बता रहा हूं, पहले आप उसको समझिए। 3 पैरामीटर ये है बच्चों, आपको अगर किसी भी वर्ड के आगे जैसा आपको लिखा मिलेगा एवरेज स्पीड, ठीक है, अगर कहीं पर भी एवरेज लिखा है और कहीं पर एक वर्ड अभी आपको आगे लिखा मिलेगा इंस्टेंटेनियस, ठीक है। एवरेज, इसके आगे स्पीड भी हो सकता है, इसके आगे वेलोसिटी भी हो सकता है, ठीक है। एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, और सेम यहाँ पे भी स्पीड हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है। तो एवरेज जो डिफाइन होगा बच्चों, एवरेज डिफाइन होगा टाइम इंटरवल के लिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि 9 बजे से 10 बजे के बीच आपकी कितनी स्पीड है, तो जब तक टाइम इंटरवल गिवन नहीं है तब तक आप एवरेज नहीं निकाल सकते। इंस्टेंटेनियस कब निकलेगा? जब पर्टिकुलर टाइम की बात करेंगे, जब पर्टिकुलर टाइम की बात करेंगे, और ये पर्टिकुलर टाइम के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए ही आपको डिफरेंशिएशन या आप बोल सकते हैं कैलकुलस का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन 2 पैरामीटर आपने पढ़े होंगे, वो आपको पता होने चाहिए, तभी ये निकलेंगे, ठीक है। अब हम वापस एनसीईआरटी में चलते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या है, ये जो फिजिक्स के एनसीईआरटी है ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज नहीं है, समझ रहे हैं, थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए ये टर्म आपको बीच में समझने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो देखिए सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट्स पोजीशन चेंज, ये आप सब जानते हैं, बट हाउ फास्ट इज द पोजीशन चेंजिंग विद टाइम, कितनी फास्ट पोजीशन चेंज हो रही है और किस डायरेक्शन में हो रही है। तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने क्या किया, अगर डायरेक्शन भी हमें डिस्क्राइब करना है तो एवरेज वेलोसिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। देखो लिखा ना टाइम इंटरवल, तो जब भी एवरेज स्पीड आ जाए, एवरेज वेलोसिटी आ जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर एवरेज वेलोसिटी है तो आपको देखना पड़ेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल कैसे निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, और टोटल टाइम टेकन कितना है, ठीक है। T1 कोऑर्डिनेट पर जो हमारी वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट की वो x1 है, और T2 पर हमारी x2 है, तो हम इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और टाइम को भी माइनस कर लेंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एवरेज स्पीड की बात करें, हम सीधा एवरेज स्पीड में जाते हैं, ये ग्राफ हम एक साथ देखेंगे। एवरेज स्पीड क्या लिख रहे हैं, देखिए एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस होता है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द मोशन हैज टेकन। तो सिमिलरली आप लगा सकते हैं कि टोटल हमारा स्पीड जो है, एवरेज स्पीड जो है वो टोटल पाथ लेंथ या टोटल डिस्टेंस से, और एवरेज वेलोसिटी जो है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां पर क्या लिखा है देखिए, एवरेज स्पीड हैज ऑब्वियसली द सेम यूनिट एज ये किसके, वेलोसिटी के, बट इट डज नॉट टेल इन व्हाट डायरेक्शन, क्योंकि ये हमारे स्पीड से रिलेटेड है तो डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करेगा। आगे ये भी कह रहे हैं दस इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, जो मैंने आपसे कहा ये इसलिए पॉजिटिव है। और इफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन स्ट्रेट लाइन में है तो क्या बोल रहे हैं,
द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ। ये मैं आगे भी बात करूंगा। अगर तुम अपने घर से स्कूल जाते हैं, ठीक है, 1D में आप मोशन कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, तो आपका जो डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी सेम हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है। यही आपकी अगली लाइन में लिखा हुआ है, और अगली लाइन क्या है? ये वाली, इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। तो ये दोनों था हमारे पास। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो आगे इसमें एक वर्ड लिखा है, देखिए ये क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा। इसमें लिखा है स्पीड इज इन जनरल ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अभी मैं आपको एक नोट करके कुछ पॉइंट बताऊंगा, उसमें भी ये चीज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंस्टेंटेनियस की बात करें तो इंस्टेंटेनियस क्या होती है, मैंने आपको बताया। पर्टिकुलर मोमेंट पर, किसी एक टाइम पर जब हमें वैल्यू निकालनी होती है उसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा देखिए, द वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी एज टाइम इंटरवल डेल्टा टी बिकम वेरी स्मॉल। ठीक है, बहुत ही छोटा हो जाए अगर, तो हमारा जो ये v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी है, यही आपका कैलकुलस का फॉर्मूला है। कहने का मतलब ये है, अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है तो आपको डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है यहाँ तक। तो आगे चलते हैं। अभी हमने ये वाला ग्राफ छोड़ रखा है क्योंकि अभी हम डिस्कस करेंगे, और ये न्यूमेरिकल भी छोड़ दिया है, इसको भी हम अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फॉर यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी सेम एज एवरेज वेलोसिटी एट ऑन इंस्टेंट। तो यूनिफॉर्म में क्या होगा, हर जगह सेम होगा। ठीक है, उसके बाद एक्सेलेरेशन की बात करते हैं, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, ये मैंने हाईलाइट किया है ऑलरेडी, टाइम बचेगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कांस्टेंट ऑफ मोशन फॉर ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल। ये कह रहे हैं जब फ्री फॉल होता है ऑब्जेक्ट के लिए तो जो एक्सेलेरेशन होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सेम हम अगर दो पॉइंट पे एक्सेलेरेशन को डिफाइन करें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, और ये हमारा टाइम इंटरवल है, तो ये कौन सा है? एवरेज एक्सेलरेशन। जब टाइम बहुत छोटा हो जाएगा तो यहीं से हम एक्सेलरेशन का कैलकुलस वाला फॉर्मूला बना देंगे, डी वी बाई डी टी, और ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी निकल जाएगा। ठीक है, ये इन्होंने बॉटम में यहाँ पर बनाया है, देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज, जैसे हमने वेलोसिटी को डिफाइन किया वैसे इसको भी डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो अभी आगे हम देखते हैं इसमें क्या है, क्योंकि जो ये कैलकुलस है बच्चों, ये कैलकुलस क्या बताता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू वीटी कर्व। ये वीटी कर्व जो है इसका ये टेंजेंट बताता है। इसको मैं भी थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ। अब आप देखिए बच्चों, जो डिफ्रेंशिएशन है उसका बहुत यहाँ पे यूज होने वाला है। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और ये फंक्शन एक वाई है, एक कोई वाई फंक्शन है जो आपको दिया रहेगा, तो ये कैसा बिहेव करता है? ऑपरेटर की तरह। जैसे आप प्लस माइनस यूज करते हैं वैसे डिफरेंशिएशन यूज होगा, और यहाँ से मान लीजिए सॉल्व करके कुछ जी आ रहा है। ठीक है, तो जो हमारा वाई है ना, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो रेट चेंज है, रेट चेंज किस में? वाई कोऑर्डिनेट में, या वाई फंक्शन में, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं? डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग। ठीक है, तो जो भी एक फंक्शन में रेट चेंज है दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जो नीचे होगा उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं? डी वाई बाई डी एक्स। अब आप देखिए, जो डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स है, इसको कभी कभी हम क्या बोल देते हैं? किसी भी कर्व का स्लोप। ठीक है, और ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, या जो स्लोप है, मैथ्स वाले तो जानते होंगे, बायो वालों को पता नहीं होगा, स्लोप को टेन थीटा से भी लिखा जाता है। ठीक, तो जो वाई एक्स ग्राफ है, ठीक है, स्लोप किसका होगा? स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ, इसका स्लोप हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। अभी हम बात कर रहे थे, मान लीजिए ये हमारा एक ग्राफ है, ये टाइम एक्सिस है और ये आपका वेलोसिटी है। ठीक है, या पोजीशन कर लीजिए, पोजीशन एक्स है या डिस्प्लेसमेंट एक्स है। टी टाइम में मान लीजिए यहाँ पर टी टाइम है, टी वन टाइम में ये पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है वो x1 है, और t2 टाइम में मान लो एक ऐसे कर्व दिया है, ये x2 है। क्लियर यहाँ तक?
जो t2 टाइम है वहाँ पर जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, t2 है, x2 के करस्पॉन्डिंग टाइम t2 है और डिस्प्लेसमेंट x2 है। ये एंगल मान लो थीटा है। अब आपको इसका स्लोप निकालना है, ठीक है। अच्छा, स्लोप होता क्या है, स्लोप होता है एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कोई भी ग्राफ कितना आपका झुका हुआ है या कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो हम स्लोप से मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, रेट चेंज हम यहाँ भी पढ़ते हैं, जैसा आपने क्या पढ़ा अभी, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी हम डिफरेंशिएशन से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए भैया, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँगा वेलोसिटी निकालो, तो आप कहेंगे सर वेलोसिटी हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन ओवर टोटल टाइम। तो ये आपकी एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है यहाँ तक। या आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। डेल्टा किसको बताता है, चेंज को। तो अगर आप देखें ये t2 माइनस t1 है, और जो ये चेंज हुआ है आपका ये कितना है, x2 माइनस x1 है। ये भी t2 माइनस t1 होगा सिमेट्री से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप टेन थीटा निकाल दें तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं। तो दोनों को कंपेयर करिए तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू वेलोसिटी। तो यहाँ से क्या बात आपने सीखी, आपने सीखी सर जो पोजीशन या जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा उसका स्लोप क्या होगा, वो वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो आपके पास तीन ग्राफ होंगे, एक एक्सटी ग्राफ होगा, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा और एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा, ठीक है। तीन ग्राफ आपको दिए रहेंगे, ठीक है। अगर हमें स्लोप निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो होगा वेलोसिटी। मैंने आपके सामने प्रूव भी कर दिया है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ठीक है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप इसी तरह क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, इसका कुछ ऐसा निकलेगा नहीं। सिमिलरली अगर आप एरिया निकालोगे कर्व के अंदर तो पहले को छोड़ दो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया निकलेगा वो या तो डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस कब होगा, जब सारे कोऑर्डिनेट पॉजिटिव लेंगे, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया होगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो ये चेंज इन वेलोसिटी हमें जब चैप्टर 5th 6 चलेगा वहां पे काम आएगा, जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अच्छा, स्लोप कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे आपको वेलोसिटी दी है और ये आपको वेलोसिटी के बाद क्या दिया है, टाइम दिया हुआ है, और एक पार्टिकल का कह दिया कि मोशन ये है और ये एंगल 30 बना रहा है, तो एक्सेलरेशन निकालो। तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, a इक्वल टू 1030, क्योंकि स्लोप ही आपका क्या है, एक्सेलरेशन है। हो सकता है दो पार्टिकल दे दें, लेकिन देखना है टाइम एक्सिस के साथ ही देखना है आपने, ठीक है। जो हमारा ये स्लोप है हमने यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिखा है, हमारा फिजिक्स में काइनेमेटिक्स में यहाँ पर आपने टाइम एक्सिस पे देखना है कितना स्लोप होगा। तो दो फॉर्मूले बन गए, जैसे हमने ये बनाए वैसे हमारे पास फॉर्मूले बन गए। वेलोसिटी जो इंस्टेंटेनियस पढ़ रहे हैं हम किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, एक फॉर्मूला ये बन गया और एक फॉर्मूला हमारा एक्सेलरेशन का बन गया। देखो एक्सटी ग्राफ का क्या है, वेलोसिटी है, देखिए एक्सटी ग्राफ का वेलोसिटी है, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या है, एक्सेलरेशन है, तो वीटी ग्राफ का स्लोप क्या है, एक्सेलरेशन है। तो ये दो फॉर्मूले भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपने इससे ड्राइव भी किया होगा इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आपको एक्स दिया हुआ है, एक्स आपको दिया है, तो आप यहाँ से डिफ्रेंशिएट इसको कर देंगे तो v निकल जाएगा, और v को अगर डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो a निकल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन अगर आपको a दिया है, अगर आपको a दिया है, रिवर्स आना है, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, v निकलेगा, और फिर इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, x निकलेगा। ये बात आप ध्यान रखिए, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और इसी के बाद हमारा आता है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है तो सभी को वेल नोन पता है, प्रूफ क्या ही करनी है, एग्जाम में प्रूफ तो नहीं आएगा। पहली इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। दूसरी है s जो डिस्प्लेसमेंट है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और लास्ट वाली है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तीन इक्वेशन है, ध्यान रखिएगा इनको, इनसे क्वेश्चन बनते हैं
काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आगे चलते हैं वापस एनसीईआरटी में। तो यही पॉइंट आपको बताए गए हैं। अभी हम ग्राफ एक साथ डिस्कस करेंगे। ये लिखा है काइनेमेटिक्स। बस ध्यान रखिएगा, जो काइनेमेटिक्स के हमारे इक्वेशन है या जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये किस पर लगेंगे? ये लगेंगे सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर लगेंगे। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये नहीं लगेंगे। इसका प्रूफ हम कर नहीं रहे हैं, इसमें प्रूफ दिया है। प्रूफ आपके वहाँ से भी नहीं आने वाला है, और इसका प्रूफ आप देख लीजिएगा। अगर आप बोर्ड के एस्पिरेंट है तो देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं हम, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट ये रहा आपका कि कोई भी पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, दैट मीन्स 1D मोशन कर रहा है, तो दो कंडीशन हो सकती हैं। या आप इसको इन जनरल बोल सकते हैं कि डिस्टेंस जो होगी आपकी वो हमेशा बड़ी होगी डिस्प्लेसमेंट से, या उसके बराबर होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है, तो इसने मॉड लगा दिया। तो पहली कंडीशन, डिस्टेंस हमारी डिस्प्लेसमेंट के बराबर कब होगी? जब नो चेंज इन डायरेक्शन, पार्टिकल अपनी डायरेक्शन में चेंज नहीं करेगा, तब ये कंडीशन होगी। और वही डिस्प्लेसमेंट नहीं, अदरवाइज डिस्टेंस आपकी बड़ी होगी डिस्प्लेसमेंट से। पहली बात तो ये है। अगर दोनों को टाइम से डिवाइड कर दें, ठीक है, या टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दें, तो जो एवरेज स्पीड है वो भी हमारी क्या हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाएगी। एवरेज स्पीड जो है आपकी वो भी एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, क्योंकि आप दोनों को टाइम से डिवाइड करके देखिए। अगर आप टाइम से डिवाइड करेंगे तो डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम क्या होगा? एवरेज स्पीड, और ये एवरेज वेलोसिटी। तो अभी एनसीईआरटी में एक लाइन आई थी, तो ये वही लाइन है। ठीक है, तीसरी बात हम एक इसमें और करेंगे। आपने पढ़ा होगा, आपने इसमें पढ़ा होगा, सेकंड पॉइंट ये है, अगर ये पॉइंट टू पाउंडर में आपको मिल जाएगा, जो साइन ऑफ एक्सेलरेशन है, साइन ऑफ एक्सेलरेशन है, मे बी पॉजिटिव हो सकता है, मे बी नेगेटिव हो सकता है। एक्सेलरेशन का साइन आपको ये नहीं बता सकता कि पार्टिकल अपनी स्पीड बढ़ा रहा है या घटा रहा है। समझ रहे हैं? कोई भी पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो ये बिल्कुल नहीं बताएगा कि पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है या घट रही है। क्लियर? ये जो हमारा साइन है इसका, ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। जो आपने कोऑर्डिनेट लिए हैं उस पे ये डिपेंड करता है। आप ये भी समझ जाइए कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, आप ये मत समझना है कि पार्टिकल स्पीडिंग अप कर रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बहुत लोगों में ये मिसकंसेप्ट बना है कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ये रिटार्डेशन है। तो ये गलत है बच्चों। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है इसका मतलब ये नहीं है कि रिटार्डेशन है। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। रिटार्डेशन का मतलब क्या है? रिटार्डेशन का मतलब है डिक्रीज इन स्पीड। ये बात भी ध्यान रखना, डिक्रीज इन स्पीड नॉट वेलोसिटी। आप वेलोसिटी को यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर सकते। ये आपका दूसरा पॉइंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, अगर किसी पार्टिकल की जीरो वेलोसिटी है, अगर किसी पार्टिकल की जीरो वेलोसिटी है, तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं वो पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। समझ रहे हैं? अगर किसी पार्टिकल की जीरो वेलोसिटी है तो ये बिल्कुल नहीं कहेंगे आप कि उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो है। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? देखिए, जो एक्सेलरेशन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी होता है। ठीक है, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जब हम फ्री फॉल वाला कोई ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराते हैं, तो जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, जो आपका हाईएस्ट पॉइंट होता है, वहाँ पर यह एज्यूम किया जाता है कि वेलोसिटी वहाँ पर जीरो है, लेकिन एक्सेलरेशन वहाँ पर जीरो नहीं होता है। कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये बात आप दिमाग में रख लीजिए। जीरो वेलोसिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है जीरो एक्सेलरेशन। समझ रहे हैं? जीरो वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए, इसी में हम आगे बढ़ें। फोर्थ क्वांटिटी, जो हमारी स्पीड है, स्पीड हमारी हमेशा
पॉजिटिव होगी। स्पीड कभी भी काइनेमेटिक्स में नेगेटिव नहीं हो सकती। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं बच्चों इसमें। जैसे हमने अभी तक बात कर ली है 2-3 पॉइंट की, ये बहुत कंसेप्चुअल पॉइंट है, आपके असर्शन रीजन में आ सकते हैं, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये देखिए, हमने क्या पढ़ा, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ ली है, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लिए हैं। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमने देखी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक इक्वेशन आपने ये देखा। सेकेंड इक्वेशन आपने देखी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन आपने देखी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और एक इक्वेशन बच्चों nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट की होती है u प्लस, ये हम सेकेंड और थर्ड से ड्राइव कर लेते हैं, 2n-1। एन यहाँ पे क्या है, nth सेकेंड। तो ये जो इक्वेशन है, इन इक्वेशन के वेरिएशन पर आप पे क्वेश्चन आएगा। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप ऊपर को फेंकते हैं, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को आपने प्रोजेक्ट किया है वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, 1D मोशन चल रहा है इसलिए हम प्रोजेक्टाइल तक नहीं जाएंगे इसमें। वर्टिकली अपवर्ड अगर आप फेंकते हैं तो उसको इनिशियल वेलोसिटी देंगे, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, अगर u है तो हमारी जो पहली इक्वेशन है वो तो स्टिल यही रहेगी, लेकिन हमारा जो एक्सेलरेशन है वो -g हो जाएगा, तो ये बन जाएगा s आपका यही रहेगा, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली आप ये भी कह सकते हैं सर v स्क्वायर इक्वल टू भी यही रहेगा, बस हमारा एक्सेलरेशन की जो हमने साइन कन्वेंशन लिए हैं उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। अगर ये केस 1 था, सपोज हम अगर इस पार्टिकल को या ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या कराते हैं, फ्री फॉल कराते हैं, तो फ्री फॉल कराएंगे तो इनिशियल उसका u क्या होगा, 0 होगा। तो वहाँ पे इक्वेशन v इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी टी, एक्सेलरेशन भी नीचे को आ गया, s इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा। एंड जो लास्ट इक्वेशन है वो हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, या आप ये भी बोल सकते हैं v इक्वल टू √2gh। ये 2 केस बन गए। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूड निकाल सकते हैं, यहाँ से आप ये कंक्लूड निकाल सकते हैं बच्चों कि चाहे आप कोई भारी ऑब्जेक्ट फेंकें, चाहे आप कोई हल्का ऑब्जेक्ट फेंकें, मान लो क्वेश्चन ये आया कि आपने एक हैवी और एक लाइट बॉडी को रिलीज किया किसी सेम हाइट से, ठीक है, और सेम वेलोसिटी से, तो कौन पहले नीचे पहुंचेगा। तो देखिए डिपेंड क्या करता है, डिपेंड ये करता है कि हाइट कितनी थी। क्वेश्चन में अगर मेंशन है हाइट सेम है तो दोनों साथ आएंगे, तो टाइम कितना लगेगा, यहां से आप टाइम भी निकाल सकते हैं। टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हाइट h है h/g, ये आपका टाइम निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप एक नोट ये लिखिए, जो आपका नोट है यहाँ से वो ये लिखिए कि हैवी ऑब्जेक्ट, कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट है, एंड लाइट ऑब्जेक्ट या लाइट बॉडी, जो भी लिखना चाहें आप, लाइट बॉडी व्हेन रिलीज फ्रॉम, या आप नोट्स बनाइए, ठीक है। ये रिवीजन क्लास है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है, अगर आपने एक बार पढ़ लिया है या स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इससे देख सकते हैं, आपको मदद मिलेगी। फ्रॉम सेम हाइट विद सेम वेलोसिटी, तो दोनों साइमल्टेनियसली रीच करेंगे कहाँ पर, ग्राउंड पे। उनकी जो वेलोसिटी होगी वो √2gh होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ मास होगी, ये बात याद रखना। जो वो टाइम लेगी ज़मीन पे आने पे 2h/g लेगी, ये हमने यहाँ से निकाल लिया। और जो हाइट वो कवर करेगी तो g/2 2n-1 आएगा। मतलब ये भी कह सकते हैं जो डिस्टेंस कवर करेगी n सेकेंड में, वो आप यहाँ पर लगाएं तो ये करेगी। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्वेश्चन ये आता है कि डिस्टेंस फर्स्ट सेकेंड में, सेकेंड सेकेंड में, एंड थर्ड सेकेंड में उसका रेशियो कितना होगा, ठीक है। ये 1-2 बार पूछा है, तो आप यहाँ पे 1 2 3 रख के देखिए, तो 1 रखेंगे तो आंसर 1 ही आएगा, 2 रखेंगे तो 3 आएगा, और 5 आएगा। इसको हम गैलीलियो ऑड स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। समझ रहे हैं यहाँ तक? तो यहाँ से पहला कंक्लूड हमने क्या निकाला, अगर कोई भी लाइट बॉडी, कोई भी हैवी बॉडी हम किसी सेम हाइट से सेम वेलोसिटी पे फ्री फॉल करवाते हैं तो वो साइमल्टेनियसली सेम टाइम में नीचे पहुंचेगी, सेम वेलोसिटी से पहुंचेगी, और उसका जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा या हाइट होगी, उसका जो रेशियो होगा 1:3:5:7:9 एंड सो ऑन रहता है, ठीक है। सेकेंड बात आप यहाँ से क्या कंक्लूड करेंगे, सेकेंड पॉइंट हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, अगर हम इसके ग्राफ बनाएं, किसके, जब हमने ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल करवाया, तो देखिए v इक्वल टू जी टी आया है, तो इसका भी हम ग्राफ अगर बनाएं तो v और t का अगर जो ग्राफ आएगा, ठीक है,
या आप ये बोल सकते हैं सर जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ आएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा और एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ आएगा, वो कैसे आएगा। देखिए ये तो पैराबोलिक आएगा क्योंकि ये पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट ये लीनियरली आएगा, ठीक है। और एक्सेलेरेशन आपका क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू जी है तो ये बन जाएगा। तो ये कई बार ये ग्राफ ही कन्वर्ट करने को आए हैं, ये एक सेम मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जब बॉडी फ्री फॉल हो रहा है बॉडी का किसी भी हाइट एस से, तो वो ये वाला ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। टाइम मैंने आपको बता दिया, इक्वेशन मैंने बता दिया, ठीक है। और अभी हमने कुछ टाइम पहले कैलकुलस की इक्वेशन देखी, आपने ये देखी कि v इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स ओवर डी टी होता है, ठीक है। और एक जो हमारा एक्सेलेरेशन है वो डी बी बाई डी टी होता है, ठीक है। अगर हम इस एक्सेलेरेशन की इक्वेशन में थोड़ा रीअरेंज करें, आप रीअरेंज का मतलब ये जानिए कि हम दोनों में डी एक्स का अगर इंटू कर दें, डिस्प्लेसमेंट का इंटू कर दें, तो डी एक्स ओवर डी टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आप देखिए अगर वेलोसिटी आपका एक्स का फंक्शन है तो आप ये फॉर्मूला लगाइए, अगर वेलोसिटी आपका टी का फंक्शन है तो एक्सेलेरेशन निकालने के लिए इसको लगाइए, ठीक है। कई बार ऐसा होगा आपको एक्स का फंक्शन दिया रहेगा, एक्स का फंक्शन मीन्स आपको एक्सेलेरेशन इक्वल टू दिया रहेगा 2x, तो वहां पर भी आप ये लगाएंगे जल्दी आंसर आएगा। या वेलोसिटी आपको 2x दिया रहेगा तो यहां से आप कर सकते हैं। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं डिफरेंशिएशन कब करना है और इंटीग्रेशन कब करना है। चलिए आगे चलते हैं, इसी में कुछ पॉइंट बात करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, बहुत नीट में क्वेश्चन ऐसे बने हुए हैं आपके, अगर आप नीट के एस्पिरेंट हैं। जैसे मान लीजिए कोई ये फिक्स डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मान लीजिए x हो सकती है, 2x हो सकती है, ठीक है। इसकी आधी डिस्टेंस अगर हम v1 से ट्रेवल करें और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस v2 से करें, ठीक है। पहली हाफ डिस्टेंस v1 से, दूसरी हाफ v2 से करें, तो पूछा जाता है कि v एवरेज कितना होगा। तो आपको ये याद कर लेना है, ठीक है। आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन ये करेंगे तो थोड़ा आप फास्ट कर पाएंगे। आपको करना है कि यहाँ पे वी एवरेज में टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, अगर आप इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट देखें 2x है, टोटल टाइम हमको दिया नहीं है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम के फॉर्मूले में रखेंगे तो ये निकलेगा। सिमिलरली अगर हम बात करें, ये हमारा वैसे 13 पॉइंट है, ये 14 पॉइंट है। अगर x डिस्टेंस v1 से चल रहा है और अगला x डिस्टेंस v2 से चल रहा है, अगला x डिस्टेंस v3 से चल रहा है, मतलब टोटल डिस्टेंस क्या है, 3x है, 1/3 v1 से, नेक्स्ट 1/3 v2 से एंड v3 से। इससे आपका थोड़ा सा क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, आप थोड़ा सा एक्सीलेंसी कर लेंगे, फटाफट आपके आंसर आ जाएंगे और ये डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आएगा। सेम प्रोसीजर है, ये आप करिएगा, ठीक है। एक अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है कहीं पर, अगर आप देखें ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस 2x है, पहली x डिस्टेंस v1 से चले हैं, इसकी जो नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस है, देखो ये x होगी तो ये टोटल भी x हो रहेगी, ठीक है। तो x/2 डिस्टेंस हमारी v2 से चलेगी और x2 हमारी v3 से चला, मतलब जो इसका हाफ डिस्टेंस है उसमें भी दो अलग अलग डिस्टेंस हैं। तो आपको v एवरेज बताना है कितना होगा, ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। क्लियर है यहाँ तक। एक बहुत फेमस क्वेश्चन अगर मैं उसके बारे में बात करूँ, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, पार्टिकल क्या हो रहा है, एक टाइम के लिए एक्सेलरेट हो रहा है अल्फा एंगल से, एक पॉइंट पे पहुंच रहा है, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग चल रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो सकता है डायग्राम बना के आ जाए, हो सकता है वर्ड प्रॉब्लम में आ जाए। तो अल्फा एंगल या अल्फा रेट से ये एक्सेलरेट हुआ और उसके बाद मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड करने के बाद बीटा से डी एक्सेलरेट हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि भैया इसकी बी मैक्स कितनी हो गई, तो इसकी बी मैक्स कितनी हो जाती है, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। और आपसे पूछा जाएगा डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, तो डिस्टेंस आपका हो जाएगा इसका एरिया, क्योंकि वी टी ग्राफ का एरिया क्या होता है, डिस्टेंस होता है, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो वी मैक्स इंटू टाइम ओवर 2 हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एनसीईआरटी के अंदर मिलेंगी। क्लियर है यहाँ तक। अब हम चलते हैं कुछ ग्राफ के पास, यहाँ से काइनेमेटिक्स में ग्राफ भी पूछे जाते हैं, वो ग्राफ क्या है वो देखते हैं। अब अगर आप ग्राफ के बारे में बात करें बच्चों, बहुत सिंपल सा आइडिया है ग्राफ का। जो हमारा अभी मैंने आपको बताया था, ये आपको ध्यान रखना है, जो वेलोसिटी होती है हमारी वो dx ओवर dt होती है, या इसको हम s लिख लेते हैं। वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का क्या होता है, अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो वेलोसिटी आएगी, और जो एक्सेलरेशन होता है हमारा वो dv बाई dt ग्राफ का क्या आएगा, स्लोप आएगा। अगर हम कुछ कॉमन ग्राफ की बात करें, जैसे आप कहेंगे कॉमन ग्राफ सर, जैसे एस टी ग्राफ की बात करते हैं, तो एस टी ग्राफ में अगर हमारा ये लाइन बनी है
तो आप देखिए थीटा कितना है, थीटा मतलब स्लोप कितना है, जीरो है, टाइम एक्सिस के साथ एंगल जीरो है, तो वेलोसिटी कितनी होगी, टेन ऑफ जीरो हो जाएगी, जो कि क्या होगी, जीरो। तो वेलोसिटी जीरो है, मतलब पार्टिकल रेस्ट पे है। तो आपको थीटा देख लेना है कहाँ पे इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है। जैसे ग्राफ और बात करते हैं, ये एस टी है, ठीक है। अब ये ग्राफ है, अब अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस मानते हैं 45 है, और ये क्या है, थीटा है। इस थीटा को अगर आप देखें, ये थीटा कांस्टेंट है, ठीक है, कुछ तो वैल्यू होगी ना इसकी, कांस्टेंट है, लाइन टाइम के साथ बराबर बढ़ रही है आगे को। अगर ये कांस्टेंट है, ठीक है, और थीटा 90 से कम है, तो इसका मतलब क्या है, जो स्लोप होगा, स्लोप हमारा क्या दिखाता है, टेन थीटा, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो ये वाला जो ग्राफ है आपका, ये यूनिफॉर्म मोशन का है, यूनिफॉर्म मोशन का है। क्लियर है, यहाँ तक समझ रहे हैं आप। अच्छा, एक दो ग्राफ के बारे में और बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एस टी ग्राफ है, और ये ग्राफ ऐसे है, और ये एंगल थीटा है। आप देख रहे होंगे जो थीटा है वो डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, डिक्रीज विद क्या कर रहा है, टाइम। अगर थीटा ही टाइम के साथ डिक्रीज करेगा तो टेन थीटा भी तो डिक्रीज करेगा भैया, तो टेन थीटा भी आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा टाइम के साथ। तो टेन थीटा डिक्रीज करेगा मतलब इसका स्लोप तो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगा। तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे ही बहुत सारे आपके पास ग्राफ हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात करूं, ठीक है, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है मान लीजिए, ठीक है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी मैंने यही बना दिया। अगर ये बन रहा है तो ये यहाँ पर थीटा कितना है, जीरो है। अगर थीटा जीरो है, यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो ये जीरो हो जाएगा। मतलब ये आपका पार्टिकल एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन को दिखा रहा है। क्लियर है। अगर हमारा यही ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में होता, ये थीटा है, तो आपको देखना है थीटा का क्या नेचर है, ठीक है। यहाँ पर थीटा कांस्टेंट आ गया, लेस देन 90 है, मतलब स्लोप जो है हमारा, एक्सेलरेशन हमारा टेन थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। अगर 90 से कम है, पॉजिटिव है, ऑब्वियस बात। और ये भी हमारा क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है, ठीक है। आप कहेंगे सर एक डिक्रीजिंग वाला या रिटार्डेशन वाला बता दीजिए। तो रिटार्डेशन की बात करें, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने ये बना दिया, और ये थीटा है। अब देखो यहाँ पे थीटा आप देखेंगे ना, टेंजेंट बना के देखेंगे, थीटा डिक्रीज कर रहा है किसके, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, टेन थीटा। जब थीटा ही डिक्रीज कर रहा है तो एक्सेलेरेशन भी क्या करेगा, डिक्रीजिंग होगा। तो ये क्या होगा आपका, रिटार्डेड मोशन होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी बात है। ये तो वो बात होगी जहाँ पर आपने क्या देखा, ग्राफ देखा। अब हम ये मान के चलिए, इसमें कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं जो पॉसिबल ही नहीं है। कई बार पेपर में ये भी बन जाता है कि बताइए कौन सा ग्राफ पॉसिबल है। इसको हम इम्पॉसिबल ग्राफ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इम्पॉसिबल ग्राफ में देखिए बच्चों, हमने देखा कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या, अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस लिखूँ, ठीक है, और यहाँ पे टाइम लिखूँ, आप ये कह सकते हैं ये हो सकता है। यहाँ तक तो ठीक है ना, इसके बाद नेगेटिव कैसे हो रही है, डिस्टेंस हो, पाथ लेंथ हो, कभी भी ऐसा ग्राफ नहीं हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये ग्राफ, या स्पीड लिख दी जाए, ये स्पीड है, ठीक है, तो स्पीड में भी अगर हमने ऐसे बना दिया, या स्पीड में हमने, ये स्पीड है बच्चों, ये ध्यान रखना, स्पीड में हमने ऐसे बना दिया 1D में, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेगेटिव दिखा रहे हैं। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात है, ये देखिए, जैसे आपको कोई ग्राफ ऐसे बना दिया, ठीक है, ये वेलोसिटी दे दिया, ये टाइम दे दिया, हो सकता है एक्सेलरेशन दे दिया, हो सकता है डिस्प्लेसमेंट दे दिया। अगर आप एक टाइम के करस्पॉन्डिंग देखें, दो वेलोसिटी निकल ली है, आप खुद ही बताइए क्या एक टाइम में दो वेलोसिटी हो सकती हैं। अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है, इसको मैं एक्स लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ऐसे है मान लीजिए, तो एक टाइम में दो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकते। या ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, तो ऐसे ग्राफ है, तो एक टाइम में दो एक्सेलरेशन नहीं हो सकते। तो एक टाइम में दो पोजीशन नहीं, दो वेलोसिटी नहीं, दो एक्सेलरेशन नहीं। क्लियर है यहाँ तक, ये बात आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट, अब यहाँ पर लिखा है मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या दिया इन्होंने, टाइम दे दिया, और ग्राफ ऐसे दे दिया। हो सकता है यहाँ पे वेलोसिटी हो, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे एक्सेलरेशन हो, कुछ भी हो सकता है वाई एक्सिस में। अब आप देखिए यहाँ पे थीटा कितना आ गया, 90। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 1090। 1090 मतलब इनफाइनाइट। आज तक ये पॉसिबल ही नहीं हुआ कि किसी भी पार्टिकल में उसकी इनफाइनाइट वेलोसिटी हो गई या इनफाइनाइट एक्सेलरेशन हो गया। या ये भी पॉसिबल नहीं है टू चेंज एनी क्वांटिटी विदाउट कंज्यूमिंग टाइम। क्या टाइम
बिना कंज्यूम करे ये पार्टिकल की पोजीशन यहाँ से यहाँ या डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो ये भी आपका इम्पॉसिबल है। तो ये 3 ग्राफ इसमें आपको घुमा के कहीं भी मिले आप उसको तुरंत हटा दीजिएगा, ठीक है। डिस्टेंस आप देखिए, ये आपका अभी ये बात आप ध्यान रखना, ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस है। अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता तो ये ग्राफ सही होते, यहाँ पर वेलोसिटी होता ये ग्राफ सही होते, ठीक है। लेकिन यहाँ चाहे वेलोसिटी हो चाहे डिस्टेंस हो, ये वाला तो कभी भी सही नहीं हो सकता, चाहे ये वाला। क्लियर है यहाँ तक? तो ये छोटा सा एक ग्राफ का पार्ट था हमारा, जो हमारे एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, ठीक है। यूनिफॉर्म वाला ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। एक पॉइंट और ध्यान दीजिए अपना बच्चों, देखो हम एक बात ये देखते हैं, अगर एक्सेलरेशन आपको दिया है और एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब या ये इम्प्लाई बिल्कुल नहीं करता है कि ये क्या है, रिटार्डेशन है। किसी भी पार्टिकल का अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो हम उसको रिटार्डेशन नहीं कहते। रिटार्डेशन की एक्चुअल मीनिंग क्या होती है, डिक्रीज इन स्पीड। आप कभी भी इसमें वेलोसिटी मत लिखना, किसी भी पार्टिकल की जब स्पीड डिक्रीज होती है उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। आपने देखा होगा एक्सेलरेशन प्लस माइनस, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि एक्सेलरेशन प्लस माइनस का मतलब कोई स्पीड अप कर रहा है या स्पीड डाउन करना नहीं है। एक्सेलरेशन प्लस माइनस हम साइन कन्वेंशन से देते हैं, वो हमारी चॉइस है, वो इंडिपेंडेंट है प्लस माइनस के। आप उसमें बिल्कुल भी ये कंसेप्ट मत बनाएं कि ए अगर पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो पार्टिकल स्पीडिंग अप कर रहा है, ऐसे ही ये हमारे साइन कन्वेंशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब अगर हम फाइनल समरी लें इसकी, हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा। देखिए मोशन और रेस्ट जो है रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। अब हम ये ग्राफ जो हमने छोड़ा था यहाँ पे हम वापस जा रहे हैं। अब आप देख के बता सकते हैं सर ये स्टेशनरी है, ये यूनिफॉर्म मोशन का है और ये नॉन यूनिफॉर्म का है, ठीक है। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट पढ़ा, हमने इसके बाद ये सारी चीज़ें पढ़ी, क्या हमारा वेलोसिटी होगा, क्या हमारा एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये एक्स टी ग्राफ पे, इस वाले पे देखिए, यहाँ पर 3 ग्राफ दिए हैं एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी के ग्राफ डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन 3 ग्राफ को अगर आप देखें, एक्स टी ग्राफ है, एक्स टी ग्राफ है, एक्स टी ग्राफ है। देखिए एक्स टी ग्राफ जो है हमारा, वो स्लोप बताता है कि ये हमारी वेलोसिटी डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है। यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट स्लोप है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव वेलोसिटी है। पहले क्वाड्रेंट में हमने देखा था 90 से कम ही एंगल होगा, टेन थीटा पॉजिटिव तो पॉजिटिव। यहाँ पर देखिए स्लोप डिक्रीज कर रहा है, अगर आप इसको आगे को मिलाएं तो ये एंगल ऐसे जाएगा, तो ये स्लोप डिक्रीज कर रहा है, स्लोप डिक्रीज, टेन थीटा नेगेटिव तो वेलोसिटी नेगेटिव, तो यहाँ पे लिखा है मूविंग विद नेगेटिव वेलोसिटी। यहाँ देखिए आप, ये कांस्टेंट है, थीटा आपका 0 है, टेन 0, सब 0 हो गया तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा, ठीक। इसके बाद हमारा जो ये वाला टॉपिक है, ये हम क्वेश्चन अभी करेंगे बाद में, ठीक है। इसके बाद में हम जब क्वेश्चन करेंगे तो इसको मैं उसी के साथ करा दूंगा। फिर हमने ये देख लिया। एक बात ही ध्यान दीजिए, इंस्टेंटेनियस मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जैसे मैंने कहा 2 मिनट में आपकी क्या वेलोसिटी है, पर्टिकुलर टाइम पे पूछा है। अगर एवरेज पूछा है तो एक टाइम इंटरवल होगा, ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर हमने इस क्वेश्चन को भी हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। एक्सेलरेशन हम देख चुके हैं। एक्सेलरेशन के बाद देखिए ये जो ग्राफिकल इक्वेशन है हमारे, ये हमने नहीं देखने हैं अभी, क्योंकि ये तो प्रूफ करना है, ये आप देख सकते हैं, ठीक। एक आप यहाँ पे ये भी देख लीजिए, एक ये ग्राफ दिया है, एक्स टी ग्राफ, एक्स टी ग्राफ, एक्स टी ग्राफ। अब यहाँ पर आप देखिए ए पॉजिटिव है, यहाँ पर ए नेगेटिव है, ये स्लोप से डिसाइड हो रहे हैं, और ये 0 है, ठीक है। इसके बाद हमने ये फ्री फॉल वाली बात देख ली है, ये फ्री फॉल है सारा। फ्री फॉल के बाद हमारे टॉपिक में ये मैंने गैलीलियो ऑड स्क्वायर लॉ भी बताया आपको, ठीक है। और फिर क्वेश्चन अभी हम जब वो वाली वीडियो करेंगे उसमें भी पूरा कर लेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी अभी है नहीं है, अब ये हट गया है, और इसमें से एक बार आप इसको खुद से रीडिंग मार लीजिएगा और फिर ये टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा, और ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो अगली वीडियो जो इसकी रहेगी बच्चों, वो ये PYQ की रहेगी। देखिए एक बार हम इसको डिस्कस करें। अगर देखिए एक्स टी ग्राफ 2 पोजीशन है, देखिए किसी एक टाइम में 2 पोजीशन, ये इम्पॉसिबल ग्राफ। अच्छा वेलोसिटी टाइम ग्राफ 1D का पूछ रहा है और 2D का बना रहा है, ये भी गलत है। स्पीड टाइम देखो नेगेटिव नीचे नेगेटिव, गलत है। पाथ लेंथ नीचे, कोई भी ग्राफ पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन हट गए हैं, ये पुरानी एनसीईआरटी है, क्योंकि इसमें डेटा ज़्यादा है इसलिए मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ, और नई एनसीईआरटी में मैच कर ले रहा हूँ कि जो कुछ इसमें उसमें नहीं है वो मैं हटा दे रहा हूँ। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, पॉजिटिव अप्रोच के साथ पढ़िए, एग्ज़ाम जरूर क्वालिफाई होगा। एनसीईआरटी आप अच्छे से करके जाइए, एनसीईआरटी से ही आएगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को अच्छे से एनालिसिस करिए। और इससे पहले हमने यूनिट एंड डायमेंशन का कर चुके हैं लाइन बाय लाइन, ये हमारा सेकंड चैप्टर है।
और साथ में ही जो अब अगर आप नीट के बच्चे हैं तो मैंने आपके लिए एक PYQ एनालिसिस वीडियो भी बना रखी है, वो आप देखिएगा। उसके बाद मैं भी उसमें टॉप 15 कराऊंगा आपको नीट के लेवल के, जिससे आपका एग्ज़ाम में स्कोर अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।